हेलो गाइस, आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूपीएनएचएम का सॉल्व पेपर 2019 का पेपर है। ये सभी नेशनल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट 2 के पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है, तो पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पंजी बोन इज कॉल्ड एज। स्पंजी हड्डी को क्या कहते हैं? ए इंडोस्टेरोन, बी कॉर्टिसोल, सी कैंसिलोअस, डी ओस्टोनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैंसिलोअस, सलाखों वाला। स्पंजी बोन इज कॉल्ड एज। स्पंजी हड्डी को क्या कहते हैं? तो स्पंजी हड्डी को कैंसिलोअस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्प्रेन में बी डिफाइंड बाई। नोच को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए इंजरी टू बोन, यानी हड्डी में इंजरी टू लिगामेंट स्ट्रक्चर सराउंडिंग ए जॉइंट के चारों ओर स्ट्रक्चर, यानी लिगामेंट स्ट्रक्चर में जो इंजरी होती है उसे कहते हैं, परिभाषित कर सकते हैं नोच को। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की स्ट्रेचिंग बढ़ गई हो और फेशियल सीक और टेंडन हो गया हो, या मतलब इंजरी टू जॉइंट या जॉइंट की इंजरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोच को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी बी आंसर, इंजरी टू लिगामेंट स्ट्रक्चर सराउंडिंग जॉइंट। जोड़ के जो आसपास की स्नायु बंधन संरचना में चोट लगना ही मोच को परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ कह सकते हैं मोच हुआ, मोच हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज, स्वतः स्फूर्त गर्भपात क्या है? ए नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ gestation, बी नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक्स ऑफ gestation, सी लॉस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू मेडिकेशंस बिफोर 20 वीक ऑफ gestation, डी नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ gestation। स्वतः स्फूर्त गर्भपात क्या है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर है ए सही, ए नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ gestation। गर्भधारण के 20 सप्ताह से पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान जो है स्वतः स्फूर्त गर्भपात कहलाता है। यानी कि 20 सप्ताह से जब पहले 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है उससे पहले का जो गर्भपात हो जाना ही स्वतः स्फूर्त गर्भपात कहलाता है। 20 सप्ताह से पहले के गर्भपात को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? ए हाइपोक्सिया, बी साइनोसिस, सी एस्फाइक्सिया, डी हाइपोक्सीमिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। साइनोसिस को क्या कहते हैं? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की कमी को
स्किन में ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं। एस्फैक्सिया इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग की कमी को ब्रीथिंग की इनिशिएशन कमी को एस्फैक्सिया कहते हैं। एस्फैक्सिया। हाइपोक्सीमिया किसे कहते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को ही हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। डायबिटीज इंसिपिडस इज केस्ड बाय। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में कमी होना। बी डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की सिक्रेशन का कमी होना। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन में कमी आना। या एडीएच हार्मोन, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन में कमी के सिक्रेशन में कमी होना है। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा डी, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्वेश्चन नंबर 6। इन ए पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी receive the ACE inhibitor, the nurse should cautiously monitor it. यदि तीव्र किडनी की चोट वाले किसी रोगी को ACE अवरोधक दिए जाते हैं तो नर्स को सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी करनी चाहिए। किसकी निगरानी करनी चाहिए? ए सीरम पोटेशियम लेवल की, बी सीरम फास्फोरेट लेवल की, सी सीरम मैग्नीशियम लेवल की, डी सीरम कॉपर लेवल की। किसकी नर्स को सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी करनी चाहिए? किसकी? अगर तीव्र किडनी की चोट वाले किसी रोगी को ACE अवरोधक दिए जाता है तो नर्स सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी करनी चाहिए। किसकी? इसका सही आंसर होगा ए पोटेशियम लेवल की, सीरम पोटेशियम लेवल की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। द एनीमिया अकर इन द पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिसीज ड्यू टू। क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित रोगी में एनीमिया निम्नलिखित कारणों से होता है। ए डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, बी इंक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, सी डिक्रीज इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन, डी डिक्रीज रेनिन प्रोडक्शन। एनीमिया अकर्स इन द पेशेंट, मतलब एनीमिया अकर्स इन द पेशेंट में विद मतलब साथ में क्रोनिक किडनी डिसीज के ड्यू टू क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित रोगी में एनीमिया निम्नलिखित कारणों से होता है। किसके कारणों से होता है? डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, डिक्रीज इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन के, या डिक्रीज रेनिन प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी डिक्रीज इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन के कारण। इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन की कमी के कारण ये मतलब
एनीमिया रोग होता है किडनी से पीड़ित रोगी में एनीमिया का कारण है। एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन कम मात्रा में उत्पन्न होने लगे। एरिथ्रोपोएटिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगे तो किडनी रोग से पीड़ित रोगी में एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखिए 8। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट फॉर एंडोक्राइन सिस्टम डिसमिनेस्ड एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर में इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ। अंतःस्रावी तंत्र के लिए रोगी की शारीरिक जांच के दौरान कम हो चुकी एक्सिलरी और जघन बाल किस समस्या का संकेत दे सकते हैं? ए कोर्टिसोल डिफिशियंसी, बी हाइपोथायरॉयडिज्म, सी हाइपरथायरॉयडिज्म, डी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन का पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। अंतःस्रावी तंत्र के लिए रोगी की शारीरिक जांच के दौरान कम हो चुकी एक्सिलरी और एक्जिला वाले और जंघन जांघ वाले बाल किस समस्या का संकेत दे सकते हैं? कौन सी समस्या का संकेत दे सकते हैं? कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है? इसका सही आंसर होगा कोर्टिसोल डिफिशियंसी। कोर्टिसोल डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। श्वास का पूर्णतः रुक जाना क्या कहलाता है? ए टैकीपीनिया, बी ऑर्थोपीनिया, सी एपनिया, डी ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया का मतलब होता है सांस में दिक्कत आना, कम आना, सांस स्लो मोशन होना। टैकीपीनिया का मतलब होता है सांस तेजी से लेना, तेज होना, सांस का श्वसन प्रक्रिया तेज होना, श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेटरी इंक्रीज्ड। तो टैकीपीनिया और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ब्रेडीपीनिया। एपनिया का मतलब होगा, इसका आंसर होगा एपनिया, सी एपनिया। सांस का पूर्णतः रुक जाना एपनिया कहलाता है, यानी कि सांस बिल्कुल ना लेना। एपनिया का मतलब बिल्कुल ना लेना, रुकना। क्वेश्चन नंबर 9 10। इफ ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ फ्लैंक पेन, चिल्स, फीवर एंड हेमोचूरिया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, do these symptoms इंडिकेट द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। यदि कोई रोगी रक्त आदान के दौरान पार्श्व दर्द, ठंड लगना, बुखार और रक्त में की शिकायत करता है तो क्या ये लक्षण निम्नलिखित जटिलता का संकेत देते हैं? ए पायरोजेनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बी हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सी एनाफाइलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डी एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो किसके संकेत हो सकते हैं? यदि कोई रोगी रक्त आदान के दौरान पार्श्व दर्द, ठंड लगना, बुखार, रक्त में की शिकायत करता है तो क्या ये लक्षण निम्नलिखित जटिलता का संकेत देते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा बी हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन के संकेत देते हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। द एंटीसेप्टिक कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंडेज। घाव को साफ करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला
एंटीसेप्टिक है कौन सा है? ए स्प्रिट, बी बीटाडीन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी ऑल ऑफ दीज सभी। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है ऑल ऑफ दी। ऑल मतलब सभी, स्प्रिट भी, बीटाडीन भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, ऑल ऑफ दी। इसका सही आंसर डी है। डी आंसर सही है। घाव को साफ करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीसेप्टिक स्प्रिट भी है, बीटाडीन भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, सभी है। क्वेश्चन नंबर अगला, द एंटीसेप्टिक यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन OT दैट कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड बाई ऑटोक्लेव। OT में उपकरणों के कीटाणु शोधन के लिए प्रयुक्त एंटीसेप्टिक जिसे ऑटोक्लेव द्वारा कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ए सेवलॉन, बी सोडियम क्लोराइड, सी साइडेक्स, डी फिनॉल। उसका सही आंसर क्या होगा? OT में उपकरणों के कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त एंटीसेप्टिक जिसे ऑटोक्लेव द्वारा कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है उसे हम साइडेक्स कहते हैं। इसका आंसर सी सही है, साइडेक्स। इस क्या कहते हैं? साइडेक्स कहते हैं उसे, जिसे ऑटोक्लेव द्वारा कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है। OT में उपकरणों के कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त एंटीसेप्टिक जिसे ऑटोक्लेव द्वारा कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है उसे साइडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू स्टेरिलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट इन वाइल्ड वाटर फॉर। शल्य चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपकरणों को उबले पानी में कितने समय तक रखना चाहिए? शल्य चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपकरणों को उबले पानी में कितने समय तक रखना चाहिए? ए 10 मिनट, बी 5 मिनट, सी 2 मिनट, डी 25 मिनट। तो कितने समय तक रखना चाहिए? जो उबले पानी में कितने समय तक रखना चाहिए शल्य चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ए 10 मिनट। 10 मिनट तक रखेंगे, 10 मिनट तक। आंसर ए सही है इसका, 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन द डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इज। उस स्थिति में किस प्रकार का अलगाव तकनीकी का उपयोग किया जाता है जब रोग पैदा करने वाले एजेंट बूंद संचरण द्वारा फैलते हैं? उस स्थिति में किस प्रकार का अलगाव तकनीकी का उपयोग किया जाता है जब रोग जो है पैदा करने के लिए एजेंट बूंद संचरण द्वारा फैलते हैं? ए ब्लड आइसोलेशन, बी रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, सी एंटेरिक आइसोलेशन, डी स्किन। इसके नहीं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एक ऐसा है जो बूंद संचरण के द्वारा फैलते हैं। इसका आंसर बी सही है। इसे तक आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एजेंट को अलगाव तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। उस क्वेश्चन नंबर अगला 15, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नॉन एज। क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? ए नर्सिंग केयर, बी एक्चुअली नर्सिंग, सी प्रिवेंटिव नर्सिंग, डी बैरियर नर्सिंग। तो द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नॉन एज।
क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? तो इसको क्रॉस संक्रमण को रोकने वाले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी बैरियर नर्सिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग कहते हैं तकनीकों को, कहते हैं बैरियर नर्सिंग। आंसर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए कैरियर, बी डिसइंफेक्शन, सी एंटीसेप्टिक, डी क्रॉस इन्फेक्शन। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी डिसइंफेक्शन की। इसका आंसर बी सही है, डिसइंफेक्शन। सभी रोग जीवों के विनाश की प्रक्रिया को डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। कीटाणु शोधन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल बैक्टीरिया। एक ऐसा एजेंट जिसमें बैक्टीरिया को मारने की शक्ति है। तो कौन सा एजेंट है ऐसा जिसमें बैक्टीरिया को मारने की शक्ति है? ए एंटीसेप्टिक, बी बैक्टीरियोस्टेट, सी बैक्टीरियोस्टेटिस, डी बैक्टीरिसाइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक ऐसा एजेंट जिसमें बैक्टीरिया को मारने की शक्ति है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैक्टीरिसाइड। इसका आंसर डी सही है, इसे बैक्टीरिसाइड कहते हैं। इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और आंसर बताइए। पढ़िए और आंसर बताइए। द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी इज नॉन एज। शरीर में किसी भी रोगजनक एजेंट के प्रवेश और विकास को क्या कहा जाता है? ए इन्फेक्शन, बी डिसीज, सी इम्यूनिटी, डी एंटीजन। एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी इज नॉन एज। तो क्या कहते हैं? शरीर में किसी भी रोगजनक एजेंट के प्रवेश और उसके विकास को क्या कहते हैं? तो उसके विकास को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। यह आंसर सही है इसका। द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी, मतलब शरीर के किसी भी रोगजनक एजेंट के प्रवेश, बाहर से जब प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में जब प्रवेश करने के बाद उसमें विकास भी करते हैं और विकास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इन्फेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए और आंसर बताइए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड। अवरोध गर्भ निरोध विधि की प्रक्रिया क्या है? अवरोध गर्भ निरोधक विधि की क्रिया क्या है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ द बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड? ए दे इंटरफेयर विथ द implantation of fertilized ovum in the uterus. B. They suppress ovulation. C. They prevent sperm deposition in the vagina. D. All of the above. इसका सही आंसर क्या है?
कंट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड। अवरोध गर्भनिरोधक विधि की क्रिया क्या है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, दे प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाना। वेजाना में स्पर्म को रोकते हैं। वे योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं, डिपोजिशन, उन जमाव को रोकते हैं। वे योनि के शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं, यानी जन्म नहीं देते वहाँ पर वेजाइना में। क्वेश्चन नंबर अगला 20, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस प्रेगनेंसी बाई, अंतर्गर्भाशयी उपकरण किस प्रकार गर्भावस्था को रोकते हैं? ए, प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना, बी, इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, सप्रेसिंग ओवुलेशन, या ऑल ऑफ द अबव। अंतर्गर्भाशयी उपकरण किस प्रकार गर्भावस्था को रोकते हैं? जो अंतर मतलब गर्भाशय के अंदर लगाए जाते हैं जो डिवाइस है, वो किस प्रकार रोकते हैं प्रेगनेंसी को? गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? तो इसका आंसर सही होगा बी, इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस। मतलब गर्भाशय में ओवम के फर्टिलाइजेशन को इम्प्लीमेंटेड नहीं होने जाते हैं, इंटरफेयरिंग करते हैं। इंटरफेयरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, उसमें गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण में बाधा उत्पन्न करते हैं। गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि ओवम गर्भाशय में ओवम फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है उसको आरोपण में बाधा उत्पन्न करते हैं। आरोपित मतलब उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते हैं, आरोपित नहीं होने देते हैं। जब आरोपित नहीं होगा तो गर्भाशय रुकेगा ही नहीं, इम्प्लांट नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट प्रेगनेंसी बाई, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भावस्था को रोकती हैं कैसे? प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजाना, इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, सप्रेसिंग ओव्यूलेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? मौखिक जो गर्भ निरोधक गोलियां जब गर्भावस्था को कैसे रोकती हैं? जो मौखिक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाई जाती हैं वो गर्भाशय को कैसे रोकती हैं? सप्रेसिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को सप्रेस करके। इसका आंसर सी सही है, सप्रेसिंग ओवुलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग को दबाना, ओवुलेशन को दबाना, अंडोत्सर्ग को दबाना, दबा करके जो दवाइयाँ होती हैं वो दबा देती हैं अंडोत्सर्ग को, होने नहीं देती हैं अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन नहीं होने देती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन फॉलोइंग विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय मेल्स, जो निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि पुरुष द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाती है? ए, कंडोम,
बी वैसेक्टोमी, सी एब्स्टिनेंस, डी विड्रावल। कौन सी गर्भ निरोधक जो विधि पुरुषों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाती है? कौन सी है सबसे अधिक? कौन सी विधि पुरुषों द्वारा उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा ए, कंडोम। इसका आंसर सही ए, कंडोम। कंडोम सबसे ज़्यादा पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 23। While using a vaginal diaphragm for contraception, what precautions should be kept in mind? गर्भ निरोधक के लिए योनि डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ए, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड जस्ट बिफोर ejaculation. बी, इट शुड बी रिमूव्ड जस्ट आफ्टर ejaculation. सी, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड up to 3 hours before intercourse and should be removed immediately after ejaculation. D, it should be introduced up to 3 hours before intercourse and should be kept for at least 6 hours after sexual act. कौन सा आंसर सही बताइए? गर्भ निरोधक के लिए योनि डायफ्राम का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है डी, सही। इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड कराएंगे अप टू 3 घंटे बिफोर, पहले इंटरकोर्स करने के, और शुड बी केप्ट रखेंगे फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर द सेक्सुअल के 6 घंटे बाद तक रखेंगे इसे। एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट कार्य करेगा, 6 घंटे के बाद तक। इसे संभोग से 3 घंटे पहले तक लगाया जाना चाहिए और यौन क्रिया के बाद कम से कम 6 घंटे तक रखना चाहिए। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका नहीं है? मतलब कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है? प्राकृतिक, ए, कोइटस इंटररप्टस, बी, रिथमिक मेथड, सी, डायफ्राम, डी, ब्रेस्ट फीडिंग। प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है, प्राकृतिक। तो इसका आंसर सही होगा सी, डायफ्राम। ये प्राकृतिक नहीं है। कोइटस इंटररप्टस प्राकृतिक है, रिदम प्राकृतिक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्राकृतिक है, लेकिन डायफ्राम जो है प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, कैरियर, बी, डिसइंफेक्शन, सी, एंटीसेप्टिक, डी, क्रॉस इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कैरियर, बी, डिसइंफेक्शन, सी, एंटीसेप्टिक, डी, क्रॉस इन्फेक्शन। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन कहते हैं, डिसइंफेक्शन। एंड आज पेपर पूरा हुआ, फर्स्ट पेपर।
यूपीएनएचएम का 2019 का ये सॉल्व पेपर कराया मैंने, पूरा पेपर करा दिया। दो भागों में पूरा पेपर हो गया है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं काफ़ी आपको करा दूँगा। कम से कम 20,000 प्लस कराऊँगा, 20,000 प्लस कराऊँगा क्वेश्चन, 20,000 प्लस। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल गिरे ना। आपको एकदम पढ़ाने की उत्सुकता हो, क्वेश्चन लाने की उत्सुकता बनी रही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।